Hello friends, this is Pragnesh Suthar from Takshila English School. Today we are going to see chapter number 1st, Battle of Plassey, class 9th. लास्ट टाइम हमने देखा था कि ब्रिटिश एम्पायर जो था वो किस तरह से आगे बढ़ा था एंड देन आफ्टर्स व्हाट हैपेंड विद देम. आज हम बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे. बैटल ऑफ प्लासी अगर हम बात करें तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ लोअर स्टैंडर्ड अबाउट दिस हिस्ट्री. As we know that Siraj-ud-Dawla was ruling over Bengal due to his impulsive nature. He had some opponent in his state. As we know that Siraj-ud-Dawla was ruling over the Bengal. Siraj-ud-Dawla was main person. हम पहले ही बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई थी? सिराज-उद-दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में. सो वो बहुत इम्पल्सिव था. इम्पल्सिव का मीनिंग क्या होता है? इम्पल्सिव इट मीन्स वेरी मच एरोगेंट, वेरी मच डोमिनियंस. ही हैड सम ओपोनेंट इन हिज स्टेट. और ऐसा इम्पल्सिव होने की वजह से उसके ओपोनेंट यानी उसके विरोधी बहुत थे स्टेट में. ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजन. अब ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजन क्या होता है? प्रीटेक्स्ट यानी पहले से उनको इन्फॉर्म करना कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, कोलकाता के ट्रेड सेंटर्स के आसपास एक बहुत बड़ी वॉल क्रिएट कर रहे हैं विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ नवाब. नवाब की परमिशन इन्होंने ली नहीं थी सिराज-उद-दौला की. बट द नवाब सिराज-उद-दौला डिस्ट्रॉय द फोर्ट्रेस. और सिराज-उद-दौला ने क्या किया? फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया. व्हेन दिस न्यूज़ रीच्ड मद्रास, इट मीन्स चेन्नई, a small army of the company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata trade center. अब जैसे ही ये न्यूज़ मद्रास यानी चेन्नई पहुंची तो वहाँ से एक छोटी सी आर्मी जो थी, आर्मी कंपनी, और जिसको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने. तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव भी आपको याद रखना है. और ये बंगाल पहुँचे. In spite of the army of the East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उनको लगा कि हम नवाब की आर्मी जो है उसको डिफीट नहीं कर सकते, ईजी नहीं है. सो रॉबर्ट क्लाइव रिस्टोर्ड अ ट्रियार्ची. ट्रिचरी का मीनिंग होता है, इट इज़ कॉल्ड एक स्कीम बनाई उसने, यानी कॉन्स्पायरेसी बनाई. A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and Sheikh Amijan were coaxed to join. Coaxed यानी उनको किसी भी तरह की कोई भी लालच देकर या तो फिर उनको किसी भी तरह का ब्राइब देकर उनको, उन दोनों को, मीर जाफ़र और अमीचंद, ये याद रखिएगा, ये भी आपको नाम पूछे जाते हैं. तो इन दोनों को उन्होंने अपनी साइड कर लिया. On the pretext that Nawab is unnecessary harassing the people, a war was declared. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि नवाब जो है वो वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैरेस करता है और वो भी अननेसेसरी. और उसी की वजह से उसके साथ क्या किया, उन्होंने जंग छेड़ दी. और ये जो वॉर हुई थी, द वॉर दिस वॉज डिक्लेयर एट द ग्राउंड नियर द विलेज नेम प्लासी. तो ये कहाँ पे? प्लासी नाम के विलेज के यहाँ पे हुई थी. So the Battle of the Plassey was fought on 23rd June 1757. ये भी आपको याद रखना है, ये बॉक्स में है ये डेट. और ये पूछा जाता है आपको कि भाई प्लासी की बैटल कब हुई थी. बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, जिसे वेस्ट बंगाल में आया हुआ है. सो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेन. अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफ़र लॉस्ट द बैटल. अब मीर जाफ़र कौन था? उसका नवाब का कमांडर था और प्लान तो हो ही चुका था, इसलिए मीर जाफ़र ने बैटल हार गया. सिराज-उद-दौला वॉज डिफीटेड. अब जाहिर सी बात है, जिसका कमांडर हार जाए, सेनापति हार जाए, तो उसका तो राजा भी हार जाए. ड्यू टू द रिपोर्ट क्लाइव ट्रेचरी द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड जस्ट हाफ डे. अब रिपोर्ट के मुताबिक तो ये है कि क्लाइव ने जो ट्रेचरी यानी तरकीब अपनाई थी, उसकी वजह से प्लासी का जो युद्ध था वो सिर्फ आधे दिन में ही ख़त्म हो गया. कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर द 24 प्रांगनास. अब प्रांगनास का मीनिंग क्या होता है? दैट इज कॉल्ड प्रदेश, एरिया.
Mir Jafar was made the Nawab of Bengal, and thus the foundation of the company's rules in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. तो इस तरह से 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की वजह से कंपनी की जो फाउंडेशंस जो थी वो बहुत ही मजबूत बनी। ये उसकी कॉन्सिक्वेंस याद रखिएगा लास्ट में जो लिखे हुए हैं, द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट फ्री होल्ड ओवर 24 ब्राह्मणास, ये सब, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंस है कि बैटल ऑफ प्लासी की कॉन्सिक्वेंस क्या थी। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था, विथ होम इट वॉज फॉट, व्हेन इट वॉज फॉट एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। नेक्स्ट जो है वो है बैटल ऑफ बक्सर। आप देख सकते हो बैटल ऑफ बक्सर, द ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफर, जाहिर सी बात है मीर जाफर को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया था, तो अब मीर जाफर को उन्होंने बंगाल का नवाब बनाया, एंड अंडर द डिफरेंट प्रीटेक्स्ट ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम, और उससे अलग अलग रीज़न से वो क्या करते थे, काफ़ी सारे पैसे, प्लेंटी ऑफ द वेल्थ जो थी उससे इकट्ठा करते थे। ड्यू टू देयर ग्रीड्स टू गेन अ मोर पावर, द ईस्ट इंडिया कंपनीज मैनेज टू डीथ्रॉन मीर जाफर एंड मेड अ मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। अब उनकी इच्छा यानी गेन, ग्रीड यानी लालच, और ज़्यादा पावर पाने की लालच में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने मैनेज किया किसी भी तरह डीथ्रॉन करना यानी गद्दी से हटा देना, मीर जाफर को डीथ्रॉन किया एंड मेड अ मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, और मीर कासिम को बना दिया। बट हुआ क्या, मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफर, लेकिन ये तो मीर जाफर से भी ज़्यादा एम्बिशियस निकला, एंड थस अ थ्रेट फॉर द कंपनी। अब वो तो मीर जाफर से भी ज़्यादा भयंकर था, इसलिए कंपनी के लिए ये बहुत ही थ्रेट, डरावना माहौल क्रिएट हुआ था कि भाई हम ये जो यहाँ पे हमारा राज है वो राज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब। अब फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को वापस रख दिया उस ऊपर। मीर कासिम टुक रेफ्यूजी विद नवाब ऑफ अवध। अब मीर कासिम को जो डीथ्रॉन किया, वहाँ से निकाल दिया, तो वो अवध के जो नवाब थे वहाँ पे जाके उन्होंने रेफ्यूजी यानी शेल्टर ली। ड्यूरिंग दिस टाइम मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू द अवध, सो ऑल थ्री ऑफ देम, अब ये तीनों ने, कौन से थे, अवध के नवाब, मुगल एम्परर शाह आलम और मीर कासिम, इन तीनों ने यूनाइटेड हो गई। सो ऑल थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स एंड फाइट द कंपनी unitedly and thus declare a war. At Buxar, the East India Company fought against United Army 22nd October 1764, in which the United Army lost. Thus, the company got the Diwane rights, यानी right to collect revenue to the Bengal, Bihar and Odisha. तो इस तरह से बक्सर की जो बैटल हुई उसमें ये कॉन्सिक्वेंस आया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल। अब ये जो कंपनी थी, इस कंपनी के रूल्स को एक्सपांड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन अ 1773 AD, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ द बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल एंड ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वर ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। अब यहाँ पे इंग्लिश जो थे, इंग्लिश गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास की। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के मुताबिक ये था कि गवर्नर ऑफ बंगाल यानी जो बंगाल का गवर्नर होगा वही सारा गवर्नर ऑफ जनरल बनेगा, और उसी के अंडर में सारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और ट्रेड का जो भी डिसीजंस पावर है उसके पास डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम, और बाकी सबके मुंबई मद्रास के जितने भी गवर्नर थे उसके अंडर में। थस वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पे फोटो दिखाई गई है वॉरेन हेस्टिंग की। तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ड्यूरिंग हिज टेन्यूर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकेंड मैसूर वॉर विद हैदर अली ऑफ द मैसूर वॉज वेज्ड। अब जब वॉरेन हेस्टिंग थे उसी वक्त मराठाओं के साथ पहली वॉर हुई, सेकेंड वॉर मैसूर वॉर हुई हैदर अली के साथ। हैदर अली कौन थे, टीपू सुल्तान के फादर। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड
बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियसली। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उनको दोनों पावर, कौन सा पावर, मराठाओं का और मैसूर के पी पावर हैदर अली का, इन सब को साइमल्टेनियसली हैंडल करना था। कॉर्नवालिस टुक ओवर एज अ गवर्नर जनरल आफ्टर द वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन आए? कॉर्नवालिस। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान। अब कॉर्नवालिस ने थर्ड मैसूर वॉर की, किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ, फेमसली नॉन एज अ टाइगर। तो ये आपको याद रखना है, इनके बारे में पूछा जाता है कि भाई ये टाइगर ऑफ मैसूर किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठा एंड निज़ाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान। अब कंपनी को क्या करना पड़ा? मराठा एंड निज़ाम के साथ जुड़कर टू डिफीट द टीपू, टीपू को डिफीट करने के लिए उनको ज्वाइन होना पड़ा। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्स एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी। अब टीपू सुल्तान जो थे उनको इन दोनों के हाथों जॉइन हैंड्स थे, आर्मी काफ़ी स्ट्रांग थी, इसलिए वो उन कंबाइंड फोर्स के सामने टिक नहीं पाए और उनको ट्रीटी जो थी वो साइन करनी पड़ी। आफ्टर द कॉर्नवालिस सर जॉन शॉर बिकेम द गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस के बाद कौन आया? सर जॉन शॉर बिकेम द गवर्नर जनरल। ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसी एडोप्टेड बाय हिम, उनकी पॉलिसी बहुत ही रिजिड यानी बहुत ही जड़। द ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइन। तो ईस्ट इंडिया की जो फेम थी यानी फेमस जो हुआ था वो डिक्लाइन हो गई। एंड मराठा बिकेम स्ट्रॉन्गर। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन शॉर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। तो अब इनके पास कौन आए? जनरल गवर्नर जनरल वेलेस्ली, जो जॉन शॉर के बाद आए थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की। फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड अ सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम। अब वेलेस्ली ने कौन सी सिस्टम? सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम। एंड द कंडीशन ऑफ द सिस्टम्स एंड अ स्टेट एडॉप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वेलेस्ली साहब ने जो सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम दी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी? तो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडियरी एलियंस? आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है, यू कैन सी। The army trained by the East India Company government will be provided to the state that accept the system and this army would protect the state from internal external attack। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो आर्मी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट की वो प्रोवाइड करेगी उस स्टेट को जो ये ट्रीटी एक्सेप्ट करता है, जो ये सिस्टम एक्सेप्ट करता है। और दिस आर्मी वुड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल अटैक। और यही आर्मी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ट्रेन की है वही आर्मी उनके यहाँ पे रहेगी। इसके रिटर्न में दूसरा क्या था? द स्टेट एक्सेप्ट द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर आर्मी और गिव अवे अ प्रोविजंस विद अ इक्विवेलेंट इनकम। तो जिस स्टेट्स को ये प्रोवाइड कर रहे हैं आर्मी, तो वो इक्विवेलेंट प्रोविजंस उनको देंगे या तो फिर उतनी इनकम उनको देंगे। विदाउट परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और असाइन अ ट्रीटी विद अदर स्टेट। दूसरा था कि भाई स्टेट्स जो है कंपनी की परमिशंस के बिना किसी के साथ भी वॉर या ट्रीटी साइन नहीं कर सकता है। चौथा था देयर विल बी अ वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट असेंबली। अब स्टेट की जो असेंबली होती है उस असेंबली में यानी जो राज का दरबार होता है, स्टेट का दरबार होता है, उस दरबार के अंदर क्या होगा? एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव तो रहेगा ही रहेगा। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन स्टेट। अदर फॉरेनर का मीनिंग होता है कि ब्रिटिशर्स के अलावा के दूसरा कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ का कोई भी इंसान इन मेंबर में नहीं होगा, स्टेट में होना नहीं चाहिए। और इसकी वजह से द स्टेट्स रूल्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम। तो अगर हम बात करें तो निज़ाम है, मैसूर है, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर, इन सभी ने कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट किया था। द सिस्टम्स वॉज लाइक अ स्वीट पॉइजन। ये सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम कैसी थी? जैसे कि स्वीट पॉइजन। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेलेस्ली एनेक्स्ड मैनी प्रोविजंस एंड एक्सपांडेड द रूल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट दिस सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम विच ही रिफ्यूज्ड। एक्चुअली वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को भी इस ट्रीटी एक्सेप्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। For declining the alliance system, the company with the support from Nizam attacked Mysore in 1799.
ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर, अब ये फोर्थ मैसूर वॉर में टिप्पू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते लड़ते टिप्पू सुल्तान की मौत हो गई. आफ्टर द वेलेस्ली हेस्टिंग केम टू द इंडिया एज अ गवर्नर जनरल एंड ही वेज अ वॉर विथ अ नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी. अब वेलेस्ली के बाद कौन आया? हेस्टिंग्स. और हेस्टिंग जो था उसने नेपाल के साथ वॉर करी और गुरखास जो थे नेपाल्स के वहाँ के, उनको अपनी आर्मी में ज्वाइन किया. हास्टिंग्स फॉट अ बैटल विथ अ पिंडारास एंड टुक कंट्रोल ओवर देम. विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड. जब तीसरी मराठा वॉर हुई तो फिर कंपनी की जो सुप्रीमसी जो थी एस्टैब्लिश हो गई. In a comparison to earlier Governor General, William Bentinck is known as a liberal Governor General. अब इसके बाद कौन आए? विलियम बेंटिंग आए. अब विलियम बेंटिंक जो थे वो बहुत ही लिबरल गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते थे. बेंटिंक believed that dissatisfaction in a different state due to the imperialist policy adopted by that previous general could not bring about any unity. इनका मानना ये था कि अगर लोगों के अंदर या स्टेट के अंदर डिससेटिस्फेक्शन है तो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी, इम्पीरियलिस्ट का मीनिंग होता है साम्राज्यवाद, तो उस साम्राज्यवाद की जो पॉलिसी है उसे एडॉप्ट करने किया है जो प्रीवियस गवर्नर जनरल ने, उसकी वजह से इन सब में यूनिटी ला नहीं सकेंगे. सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स, और इसीलिए वो काफ़ी लिबरल थे. देन आफ्टर्स आई डेलहाउसी केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल इन 1848. ही वॉज अ फायरसेयर इम्पीरियलिस्ट. डेलहाउसी एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. एनेक्सेट करना यानी खालसा करना, यानी ख़त्म कर देना. एक्सपांशन ऑफ द कंपनीज एंड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म. और डेलहाउसी ने एनेक्सेशन पॉलिसी अडॉप्ट की और उसने कंपनी का जो इम्पीरियलिज्म था ब्रिटिशर्स का उसको एक्सपांड किया. आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कौन कौन से स्टेट जो थे वो किस तरह से एनेक्स हुए. तो आप देख सकते हो कि वॉर करके जिसके साथ एनेक्सेशन किया था वो तो पंजाब था, पैगू जिसे हम लोअर बर्मा कहते हैं. एनेक्सेशन ड्यू टू द किंग डाइंग विदाउट हेयर. हेयर का मीनिंग होता है वारिस. अगर कोई भी राजा अपने पीछे कोई भी संतान छोड़े बिना मर जाता है तो उसका भी राज जो था वो ब्रिटिशर को चला गया. ये रूल्स था. तो उसमें सतारा था, जेतपुर था, संबलपुर था, उदयपुर था, झांसी, भगत, ये सब थे. एनेक्सेशन ऑफ द प्रीटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट. अगर मान लो ब्रिटिशर जो थे वो पहले से ही मिसमैनेजमेंट चल रहा है इस स्टेट में, ऐसा कर उसको एनेक्स्ड कर देते, तो वो था अवध था. दूसरा था एनेक्सेशंस ऑन द प्रीटेक्स ऑफ द डेप्ट कलेक्शन. डेप्ट यानी देवा. अब कोई भी कर जो है वो न दे पाए कोई भी स्टेट तो उसको उस तरह से डेप्ट कलेक्शंस के नाम पे भी वो क्या करते थे? एनेक्स कर देते. तो वो था निज़ाम्स वर्दा प्रोविज़न. एनेक्सेशन टू द एंड ऑफ अ नेमशेक रूल्स. सिर्फ नाम से रूल्स है भाई, एनेक्सेशन करना रूल्स है तो रूल्स के मुताबिक आपको ये करना पड़ेगा. तो कर्नाटक, तांजौर, ये सब जो स्टेट थे उसको भी उन्होंने एनेक्स्ड कर दिया था. Beside being an imperialist, Dalhousie was also the reformist. The first railway line. Actually Dalhousie सिर्फ और सिर्फ imperialist नहीं था, वो reformist था. reformist यानी सुधारक, यानी इसकी पॉजिटिव साइड दिखाई गई है. ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा. It is important questions that beside being imperialist, Dalhousie was also the reformist. How can we say? ये आपको याद रखना है क्योंकि फर्स्ट रेलवे, सबसे पहली रेलवे जो थी वो मुंबई और थाने के बीच में 1853 में उन्होंने स्टार्ट की थी. फिर वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एस्टैब्लिश ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसे हम PWD कहते हैं. इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टअप हुआ. वर ऑल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द हिज टेन्योर. उनके टेन्योर में इंट्रोड्यूस हुआ. सेकेंडली हम कहें तो ही पास लॉ टू बैन द चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट द विडो मैरिज. ये सब जो हमारे यहाँ पे रीति रिवाज चल रहे थे गलत शलत, चाइल्ड मैरिजिंग्स वाले, विडो मैरिज नहीं हो सकते, री मैरिज नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर लॉ पास करना, उसको बैन करने की जो लॉ पास किया था वो भी डेलहाउसी ने किया था. विदिन 100 years फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी in 1757 the British rules and a empire both expand. आप देख सकते हो 100 साल यानी 1757 से लेकर जो बैटल ऑफ प्लासी हुई वहाँ से लेकर 100 साल तक ब्रिटिश एम्पायर का
एक्सपांशन हुआ, बट द प्रोसेस दे हैड टू फेस डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड दिस वॉज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857। लेकिन डिससेटिस्फेक्शन जो था उसका सामना तो करना ही पड़ा उनको, डिससेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ा, और जिसमें था 1857 का वो जो रिवोल्ट हुआ उसमें वो होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी की कुछ इम्पैक्ट भी हुई थी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुई थी, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देते, ये भी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या थी, सोशल इम्पैक्ट क्या थी। When we evaluate the 100 years of the company rules in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous century, enviable का मीनिंग होता है कि दूसरे लोगों को हमारा भारत देश देखकर जेलसी होती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इकोनॉमिकल था, प्रॉस्पेरिटी थी, become merely a country that produced raw materials for England। लेकिन वो क्या बन गई, बस एक ऐसी कंट्री बन गई जो इंग्लैंड के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती थी, एंड द प्रोस्पेक्टिव मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज के लिए सिर्फ गुड बनाती थी। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन, क्लोथ्स, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन 1708 to 1756, बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन जिसे कहते हैं, द ग्लिटर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। बंगाल की जो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी थी वो कैसी हो गई, उसकी चमक कम हो गई। ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन, वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन बंगाल वेयर बाय द पावर ऑफ द कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज विद द ब्रिटिश। ये द्विमुखी क्या थी, तो उसमें क्या था कि पावर ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, जिस भी स्टेट्स में या बंगाल में जिस तरह से ये शासन पॉलिसी चल रही थी, तो उसके मुताबिक रेवेन्यू कलेक्ट करना यानी टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मा किसका था, सिर्फ ब्रिटिशर्स का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल्स वेलफेयर यानी लोगों की कल्याण का जो जिम्मेदारी थी वो किसके पास, नवाब के पास। तो इस तरह से क्या हुआ, थस द ब्रिटिश गॉट द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ब्रिटिशर्स के पास पावर बहुत था लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं थी, जबकि नवाब के पास जिम्मेदारियाँ ही थी, बेचारे के पास पावर नहीं था, तो वो कुछ नहीं कर पाता था। दिस इज़ नॉन एज अ सब्सिडरी अलियंस सिस्टम्स विच रूइन द बंगाल इकोनॉमिकली। इसे हम सब्सिडरी अलियंस ही कहते हैं। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शंस पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीजेंट्स डेप्टर। भारतीयों को डेप्टर, डेप्टर का मैंने देवादार बना दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लोथ्स इंडस्ट्री। दे अडॉप्टेड वेरियस डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस टू रूइन द प्रॉस्परस इंडस्ट्री। डिसाइडफुल का मीनिंग होता है चीटफुल यानी चीट करना। तो उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी और प्रैक्टिसिंग शुरू की जिसकी वजह से भारतीय इंडस्ट्री जो थी वो बिल्कुल कम्प्लीटली कोलैप्स्ड हो गई। इंडियन आर्टिसंस बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड, बेचारे गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए। द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स द वीवर्स ऑफ द बंगाल टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोवाइडिंग डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स इन शॉर्ट पीरियड्स। कंपनी इन्हीं बेचारे बंगाल के जितने भी आर्टिसन थे उनको फोर्सफुली शॉर्ट पीरियड में काफ़ी सारा क्वांटिटी का जो क्लोथ था या प्रोवाइड करने का टर्म साइन करवाते थे। इफ़ द व्यूअर रिफ्यूज़, अगर रिफ्यूज़ करते ही विल बी पनिश्ड बाय बीइंग लैश्ड और जेल, लैश्ड यानी उसको चाबुक मारते थे या तो फिर जेल में डाल देते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परियस, बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड पुअर। ब्रिटिशर से पहले हम सेल्फ रिलायंट थे, प्रॉस्परस थे, लेकिन उनके आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गए। During the rules of East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and steamer service between India and England was started and developed the port in Mumbai, Madras यानी चेन्नई and Kolkata also took place। तो ये उस वक्त इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए थे जो हम कह सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या हुई कंपनी की वो देखते हैं। During the British administration, the spirit of freedom of speech and thought developed among the people due to the development of newspaper। लोगों के अंदर बोलने की जो फ्रीडम थी, स्पीच की जो फ्रीडम थी, वो जो थी वो क्या हुई, डेवलप्ड हुई न्यूज़पेपर के आने की वजह से। In the Indian society, certain wrong social custom, rites and ritual were prevalent during this time, like sati system, female infanticide। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मीनिंग होता है स्त्री भ्रूण हत्या, जो है ना बच्ची जो जनती है जन्म के साथ ही उसको मार डालते थे। चाइल्ड मैरिजेस जो था, ये सब जो
सोशल कस्टम थे उसमें रिफॉर्मेशन आया। राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मलबारी, ETC were the stalwart whose role was instrumental in getting the law passed with the help of Britishers। तो ये सब स्टॉलवार्ट यानी बहुत ही सॉलिड रोल रहा हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल हुआ है एज ए इंस्ट्रूमेंट कि इन्होंने लॉ पास करवाया ब्रिटिशर्स के पास। एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द फ्रेमवर्क इंडिया वॉज एंग्लिसाइज्ड। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की बात करें तो भारत जो था वो एंग्लिसाइड, एंग्लिसाइड यानी विदेशियों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव होने लगा यानी हैंडल होने लगा। देयर वॉज अ डिमांड फॉर द पीपल विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब जिनको इंग्लिश आती है उनकी डिमांड बढ़ी। इंग्लिश एजुकेशन बिगेन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू द लॉर्ड मैकॉलेज इंडोवर। लॉर्ड मैकॉले जो था उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन भारत में शुरू किया। एज अ रिकमेंडेड चार्ल्स वुड ने रेकमेंड किया था। ये भी याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु हैज़ रेकमेंडेड अबाउट द यूनिवर्सिटीज़, तो चार्ल्स वुड साहब ने मुंबई, मद्रास और कोलकाता में क्या किया था, यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करवाई थी। A whole class of the people with knowledge of English developed because of English education, and with the passage of time this group made a demand for social reforms and gave a momentum to the process of reform। Conclusion अगर हम देखें, thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity, and the company rule in India produced a certain goods and bad result in a political, economical and social and cultural field। कंपनी के कुछ अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट जो थे वो हमें हर एक फील्ड में भारत की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल और कल्चर में देखे जाए। द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्परस एंड द कॉस्ट ऑफ इंडिया, एंड अ रिफॉर्म दे मेड इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इनडायरेक्टली प्रूव टू बी द बेनिफिशियल फॉर इंडिया। तो कंपनी ने जो उनके लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए जो रिफॉर्म किए थे वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बेनिफिशियल भी हुए, और उन्होंने अपने इंग्लैंड को प्रॉस्पर बनाने के लिए भारत की बलि दे दी। तो ये चैप्टर था कि किस तरह से ब्रिटिश रूल जो था वो भारत में एक्सपांड हुआ, राइज अप हुआ। इसकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।